जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हमको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। हालांकि ये आपकी सिलेबस में है नहीं, लेकिन पूछ देता है, मतलब सिलेबस में नहीं दिया है, आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, हमारे डेली यूज में ये आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक, ये कुछ नहीं है, हल्का सा बस एक टॉपिक है और आज इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। हम पिछले लेक्चर में अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे। उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि वो क्या होता है। तो बाबू हम बताए थे आपको कि अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है। अपवर्तनांक का मतलब देखिए, अपवर्तनांक यही होता है कि एक माध्यम ऊपर है, मान लीजिए ऊपर हवा है, नीचे पानी है, और टार्च वहां से ले जाके जलाएंगे तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये तो हमको मालूम है। लेकिन पनिया में जैसे प्रकाश घुसेगा ना, तो घुस के उसका प्रकाश का चाल जो है धीरा हो जाएगा, मतलब घुसेगा जैसे पानी में धीरा चलने लगेगा, प्रकाश की चाल धीरा हो जाएगी। ठीक, काहे धीरा हो जाएगी? काहे से कि प्रकाश जो है डेंस माध्यम में अपनी चाल को धीरा कर लेता है। अब मान लीजिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है और खलियर इलाका है, तो क्या करेंगे आप? खाली वाले में न तेज चलाएंगे, कुछ भी गाड़ी साइकिल बस। तो वैसे ही प्रकाश भी है। हवा जो है एकदम हल्का माध्यम है, वो पतला माध्यम है, लेकिन पानी को देखेंगे बहुत गाढ़ा माध्यम है, हवा की अपेक्षा बहुत गाढ़ा है। तो गाढ़ा है तो इसलिए इसमें इसको चलने में दिक्कत होगा। भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो एकदम भीड़ है, इसलिए अपना चाल को धीरा कर लेगा। अपवर्तनांक क्या कहता है? अपवर्तनांक ये कहता है कि भाई हवा से अब पानी में गया तो इसके चाल में कितना गुना का कमी आया या कितना गुना का बढ़ोतरी हुआ, यह है इसका अपवर्तनांक। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस माध्यम में जाने पर उस प्रकाश के चाल में, मतलब इसमें आने पर प्रकाश के चाल में कितने गुने की कमी हो गई या कितने गुने की बढ़ोतरी हो गई। हो सकता है बढ़ भी जाए, ऐसा नहीं है कि बस कम होगा, हो सकता है बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। कितना गुना का कमी हुआ या कितना गुना बढ़ गया, उसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब इसमें पहिलका वाले में कितना तेज प्रकाश चल रहा था, अब बटा दूसरका वाले में कितना तेज चल रहा है, यही कर देंगे तो आ जाएगा अपवर्तनांक का मान। अब हम अपवर्तनांक आपको दो टाइप का बताए थे। अपवर्तनांक दो टाइप का क्या क्या बताए थे? एक बताए थे सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक जब किसी माध्यम के सापेक्ष हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पानी है, यहाँ क्या है, यहाँ पे है ग्लास यानी शीशा, तो ये शीशा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, ये होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक जब ऊपर वाला माध्यम हवा हो या निर्वात हो, खाली हो या हवा हो, तो उसको बोलेंगे कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। मतलब हवा या निर्वात के सापेक्ष जब हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। देखिए अपवर्तनांक निकाला किसका जाता है? नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, जो नीचवा है उसी का अपवर्तनांक निकाला जाता है। तो अगर ऊपर हवा है तो इसका मतलब देखिए कहाँ है, नीचे वाले का निकाला जाता है। हमको पता करना है कि नीचवा वाले माध्यम में गया है तो कितना गुना धीरा या तेज हुआ है, तो किसका अपवर्तनांक हुआ? नीचवे वाले का तो हुआ, तो वही अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आया? तो देखो बाबू, यहाँ पे अगर ऊपर वाला माध्यम हवा या निर्वात है, तब ये जो नीचे वाले माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालेंगे, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। समझ में आया? और ये ऊपर वाला माध्यम हवा या निर्वात के अलावा और ही कुछ होगा तो उसको बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे जल हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस नहीं, मतलब मोबिल तक सीमित रखिए, तो इतना हो गया अगर, तो उसको बोलेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन इसके जगह पे अगर हवा आ जाए, चाहे निर्वात आ जाए, निर्वात यानी वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं रहता है, हवा कुछ नहीं रहता है, तो उसको वैक्यूम यानी वीरान कह सकते हैं एक तरीके से, तो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला आपके बुक में लिखा होगा, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में वायु प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए ये मान लीजिए ऊपर वाला निर्वात है, कुछ नहीं है, खाली है यहाँ पे, और नीचे है क्या? नीचे है जल। तो जल का जब हवा या निर्वात के सापेक्ष, या यहाँ पे हो सकता है एयर,
एयर भी हो सकता है या खाली भी हो सकता है। तो जब हवा या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम निकालेंगे, इस जल का अपवर्तनांक, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसी के जगह पे हवा या निर्वात के जगह पे तेल रहता, चाहे ग्रीस मोबिल रहता, सॉरी ग्रीस बार बार बोल दे रहा है, मोबिल रहता, चाहे सरसों का तेल रहता, चाहे मूंगफली का तेल रहता, कौनों अगर हवा या निर्वात के अलावा और कुछ रहता ना, तो उसको बोलते सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। किसका? माध्यम 2 का, यानी यहाँ पे जो पानी है इसका क्या निकाल रहे हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। किसके? तेल के सापेक्ष। किसके? मोबिल के सापेक्ष। इसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक। और जब हवा या निर्वात रहेगा तो उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब एक चीज हम आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गए थे। क्या बताना भूल गए थे बाबू? यही बताना भूल गए थे कि आपके बुक में दिया होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक, ठीक। इसको दिया होगा C/V। क्या दिया होगा? C/V। इसको हम बताए भी थे लगभग, लेकिन आप समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पे ऊपर जो हवा या निर्वात की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, वो लगभग सेम होती है। कितना होती है बाबू? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम आपको बता चुके हैं, इतना ही होती है। तो हम इसको कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए इतना बढ़ान काहे लिए लिखें, तो इसको C मान लेते हैं। C का मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C जो है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल है, बटा V यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे जल है तो जल में प्रकाश की चाल, यहाँ पे तेल है तो तेल में प्रकाश की चाल। तो यही होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। कुछ तो नहीं है, बस सिम्बोलाइज किया हुआ है, कुछ नहीं है। बस हवा में प्रकाश की चाल को मान लिया है C और निर्वात इस माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लिया है V, खत्म। तो ये तो हम बता रहे हैं कि हवा या निर्वात के सापेक्ष माध्यम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल है, दोनों सेम होता है, इसीलिए हवा या निर्वात दोनों ले सकते हैं, ठीक। तो दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल, आखिर प्रकाश की चाल का अनुपात ही तो अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे अनुपात तो ले रहे हैं बाबू। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल मतलब पहिल का जो निर्वात है या हवा है, इसमें प्रकाश की चाल, बटा माध्यम 2 में यानी जल या तेल वगैरह कुछ है तो उसमें प्रकाश की चाल। तो हम हवा में मान ले रहे हैं C है। C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और यहाँ पे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मान लीजिए यहाँ पे जल है, पानी है, तो माध्यम 2 में हम मान ले रहे हैं V है प्रकाश की चाल। हमको मालूम ही नहीं है तो मान ले रहे हैं, ठीक। तो यही आ जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला। अब समझिए कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये तो हम पिछले लेक्चर का रिवीजन करा दिए और हल्का सा जो हम छोड़ दिए थे, सिंबलाइज किया गया था, उसको हम छोड़ दिए थे, तो उसको बता दिए। अब चलिए, अब हम ये समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी पे हमारा वाईफाई काम करता है। वाईफाई लगवाए हैं वाईफाई, तो उसमें वाईफाई जो होता है ना, केबल वायर रहता है, उसमें तार वगैरह नहीं रहता है। देखिएगा पाइप रहता है बहुत पतला सा पीले कलर का, क्या रहता है? पाइप रहता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अभी चलिए बताते हैं ये होता क्या है। देखिए पूरा आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। तो इसमें परावर्तन कहाँ से आ गया? देखिए अभी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। हाई मान लीजिए कि ऊपर डेंस माध्यम है। क्या है बाबू? डेंस माध्यम है। ऊपर मान लीजिए तेल वगैरह रख दिए, तेल, ठीक, तेल वगैरह रख दिए, और नीचे वह हवा है। क्या है बाबू? हवा है। तो ऊपर सघन है, सघन, ठीक, और नीचे क्या है? विरल है, मतलब खाली है। क्या है बाबू? खाली, खलियार है, ठीक। अब क्या होगा जब हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे या प्रकाश भेजेंगे तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश एक अजीबोगरीब घटना करेगा। क्या करेगा? देखो यहाँ पे प्रकाश गया, क्या गया? देखिए ये कुछ नहीं होता, हम प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन देख रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तित नहीं होता है, अपवर्तित हो जाता है, मतलब तनी मनी मुड़ जाता है, किन्हीं भटक जाता है। लेकिन ये जानते हैं ये हमारे विश्वास पे पानी फेर देता है प्रकाश। हमको एकदम विश्वास है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, पारदर्शी माध्यम में, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में तो जाएगा, बस तनी मनी टेढ़िया जाएगा, इतने करेगा और कुछ नहीं करेगा।
लेकिन ये हमारी विश्वास पे पानी फेर देता है, बेवफा हो जाता है। क्या करता है ये, क्या करता है, दूसरका माध्यम में जइबे नहीं करता है, पहिलके से पहिलका में रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। अब ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है? देखिए ना, हमारे विश्वास पे ही खरा नहीं उतरा, हमारा विश्वास तोड़ दिया, बहुत दुख होता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रकाश जो है जब आता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित होता है। इतना हमको मालूम है कि तनी मनी टेढ़िया जाएगा कि नहीं हो, एक माध्यम से मान लीजिए कि पानी से आया हवा में, तनी मनी टेढ़िया जाएगा, ये ना करेगा। लेकिन क्या करता है प्रकाश, वापस चला जाता है। कब वापस जाता है, इसका एक होता है मतलब एक केस होता है कि ये कब वापस जाएगा, एक शर्त होता है। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक, तो ऐसे आएगा तो यहाँ पे अभिलंब है। क्या है बाबू, अभिलंब, नॉर्मल है, तो ये अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा तो किधर होगा, जल्दी बताओ बाबू, बताओ जल्दी, क्या है अपवर्तित, किधर होगा, है सघन माध्यम है, घन है, तो इसमें धीरा चल रहा था, तेज चलेगा तो तनी मनी दूर हट के चलेगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्या करेगा बाबू, अभिलंब से दूर हट जाएगा, हेंगा दूर हटते जाएगा। क्या करेगा, दूर हटते जाएगा, तो मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगा, यही ना परावर्तन अपवर्तन में करेगा, ठीक। अब क्या कीजिए, इस एंगल को बढ़ाते जाइए। हाई प्रकाश का जो आपतित किरण का एंगल है, आपतन कोण है, इसको बढ़ाते जाइए। क्या करेंगे बाबू, बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे इसको बढ़ाइए, मान लीजिए कि इसको बढ़ा के हम प्रकाश यहाँ से भेजने लगे तो और ही मुड़ जाएगा, प्रकाश और ही मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आर और ही बढ़न हो जाएगा। अब क्या करें, और ही बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं है, ये लग रहा है चापलूस से भग जाएगा। तो क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे एंगल, तो और ऐसे जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि तनियों मनी अगर मुड़ाए, तनियों मनी अगर प्रकाश को और ही तनी तिरछी आए तो ये क्या करेगा, माध्यम 2 में जई वही नहीं करेगा, बॉर्डरवे पर से चल जाएगा। कहाँ से चल जाएगा, बॉर्डर पर से चल जाएगा। और आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे हो जा रहा है, देखो बाबू, है तनी मनी टेढ़िया थे तो यौरी टेढ़िया के निकल गया, और तनी मनी तिरछा किए और तनी मनी टेढ़िया के निकल गया। ऐसे टेढ़ियाते कहाँ पे पहुँच गया, दोनों माध्यम के बॉर्डर पे, ना माध्यम 1 में जा रहा है ना माध्यम 2 में, बॉर्डर से निकल जा रहा है, बॉर्डर से निकल जा रहा है। अब इसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जो यहाँ पे बना है एंगल आई, इसी को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। अभी समझ में आएगा क्रांतिक कोण क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अपवर्तन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से प्रकाश आई थी। मतलब प्रकाश की इस घटना को मतलब पुनः पुराने माध्यम में ही वापस लौट जाती है। देखिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, मतलब कि दोबारा उसी माध्यम में जौना से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बबुआ देखो यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो, और कुछ नहीं देखना है, इधर उधर ना देखो, लाल पीला हरा नहीं देखना है, बस बोर्ड पे देखना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे है आपका डेंस मीडियम, मतलब कि गाढ़ा मीडियम है, गाढ़ा। और गाढ़ाका में कैसे चलता है प्रकाश, गाढ़ाका में प्रकाश कैसे चलता है, धीरा चलता है। कैसे चलता है बाबू, धीरा चलता है। और धीरा चलता है तो यहाँ पे अभिलंब मान लीजिए, ठीक, सॉरी अभी रहने दीजिए, अभिलंब नहीं बनाइए। अब यहाँ से प्रकाश लाइए, प्रकाश आया, प्रकाश का किरण, ठीक, थोड़ा सा और सीधा लाइए, थोड़ा सा और, एक बार और समझा रहे हैं हम, पूरा आंतरिक परावर्तन। हो सकता है कई बच्चों को ना समझ में आया हो। देखिए यहाँ से तनी मनी तिरछिया के प्रकाश लाए, क्या किए, तनी मनी तिरछिया के प्रकाश लाए, ठीक। अब यहाँ पे है ये अभिलंब, नॉर्मल, ऐसे ही ना बनाते हैं। अब बबुआ हम
क्या बताए हैं आपको कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, जब गाढ़ा माध्यम से पतला माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या करता है? दूर हट जाता है, भग जाता है, तेजी से भगने लगता है। भगने के चक्कर में इससे भग जाता है ज्यादा, समझ रहे हैं ना, तो एकदम ज्यादा ही भग जाता है। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जब सघन से ऊपर क्या है, सघन माध्यम है, हो सकता है चाशनी हो, चीनी का चाशनी, समझ रहे हैं, जो रसगुल्ला में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब वीरान, वीरान से याद रखिएगा मतलब खलिहर, समझ रहे हैं, एकदम पतला माध्यम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है प्रकाश की किरण, अपवर्तन होगा बबुआ, के नहीं मुड़ेगा, ये बाबू बताओ ना, के नहीं मुड़ेगा, के नहीं मुड़ेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से ऐसे दूर हट गया, कैसे दूर हट गया, ऐसे दूर हट गया, कैसे हट गया बाबू, ऐसे हट गया, समझ में आया। तो यहाँ पे बना रहा है आई एंगल, क्या बना रहा है, आई यानी आपतन कोण, और हिवा का बना रहा है, हिवा बना रहा है अपवर्तन कोण आर। अब देखो क्या होगा, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ, कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, छेड़खानी इसके साथ कर रहे हैं, देखो कहाँ तक तुम सह लेता है। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको और ही इधर से फोकस करते हैं, कहते हैं भाई तुम इधर ये से इतना मुड़ रहा है तो तनी और ही बढ़ाएं इसको, तो और ही बढ़ाइए, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब प्रकाश को हिवा से ना भेज के अब ऐसे तनियौरी तिरछिया के भेजते हैं। क्या करते हैं बाबू, हई नीलका जो है तनियौरी तिरछिया दिए, क्या किए, तनियौरी तिरछिया दिए, तो यहाँ पे बनेगा एंगल आई। ध्यान से समझो, इधर उधर मत देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इधर उधर बाद में भी देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, मतलब बाद में हम देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ प्रकाश आया, यहाँ पे प्रकाश आया तो क्या होगा, प्रकाश यहाँ आया तो ऐसे चला जाएगा, तनियौरी मुड़ जाएगा, तनियौरी मुड़ जाएगा, आर और ही बढ़न हो जाएगा, तो आर और ही बढ़न हो गया, ठीक। अब क्या किए, तनियौरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करें ना ना, तनियौरी मुड़ावल चाहता तो क्या करें, तनियौरी इसको टेढ़िया दें, जब इसको और टेढ़ियाएंगे तो एंगल आई क्या हो जाएगा, बढ़न हो जाएगा और ही पहले से, और एंगल आर भी अब पहले से बढ़न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले से बढ़न हो जाएगा एंगल आर। अब क्या करेंगे, मतलब कि अपवर्तन कोण भी पहले से बढ़न हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसको और बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, अंततः मतलब कुछ समय बाद ऐसा एक समय आएगा कि जब ये इस माध्यम में जाए ही ना, दूसरका में जाए ही ना, इतना ना फर्क हट जाए कि दोनों के बीचवे से निकलने लगे, जहाँ दोनों माध्यम का बॉर्डर है, बॉर्डर समझ रहे हैं ना, इन दोनों माध्यम को किसी चीज़ से सेपरेट किया गया होगा, अलग किया गया होगा, जैसे बीचवा में पॉलीथीन लगा के ऊपर पानी भर दिया गया होगा और नीचवा हो सकता है एयर खाली हो, समझ रहे हैं। तो ये है, अब क्या किया गया होगा, ये पॉलीथीनवे से निकल जा रहा है, मतलब बॉर्डर से ही निकल जा रहा है। तो आर कितना हो गया बाबू, 90 डिग्री अब हो गई, लोग क्या हो गया, 90 डिग्री। आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, देख रहे हैं, है जो 90 डिग्री जिस कोण पे, जिस आई कोण पे अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, उसी कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इसको सी से दर्शाते हैं, सी, सी मतलब क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण एक्चुअल में है क्या, जब ऐसा कोण जिस पर प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर एंगल आर 90 डिग्री का बना ले, तो वही आई एंगल क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण है। आई एंगल क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हमको मालूम है कि 90 डिग्री बना है। आई मतलब कितना एंगल पे हम इसको आपतित करें कि हई जाके और इसके अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले, अपवर्तित किरण क्या करे, अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले। तो हमको पता क्या करना है, ये आई पता करना है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता किए, आई को, मतलब हमको मालूम करना है कौनी कोण पे इसको फोकस मारे कि जाके सीधा 90 डिग्री पे बना दे अभिलंब के साथ। तो यही कोण, जिस कोण पे हम फोकस करेंगे तो वही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, उसी को बोलते हैं, उसी को क्रांतिक कोण बोलते हैं। वह आपतन कोण, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह आपतन कोण जिस कोण पर आने वाली प्रकाश की किरण
वह आपतन कोण जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, आपतन कोण है ना, है वह आपतन कोण, यानी ये कोण वह कोण आपतन कोण जब इस कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले तो यही कोण है कोण आई कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक क्या कर रहा है, क्रांतिकारी विचार रख रहा है। देखिए क्रांतिकारी कर दे रहा है एकदम इसमें, तो इसलिए इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया होगा क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या करती है, अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ लंब हो जाते हैं, सब दोनों एक दूसरे से जुदा होते जाते हैं, सब 90 डिग्री पे जुदा हो गए सब, समझ रहे हैं, तब इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब क्या होगा, अब बबुआ सोचो क्या सोचो उसके बारे में नहीं, यहाँ पे सोचो। ठीक, देखो क्या सोचना है इसमें, उसके बारे में मतलब समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या सोचना है, औरी कोणवा अगर बढ़ाएंगे, औरी अगर आई को बढ़ा देंगे तो एगो बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाएगा, अब औरी टेढ़ होके जाएगा प्रकाश की किरण, यानी इधर से दूसर का माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा, ये पहिलके से पहिलके में लौट जाएगा। क्या करेगा, पहिलके से पहिलके में लौट जाएगा। काहे पहिलके से पहिलके में लौट जाएगा, काहे से कि अभिलंब से दूर हटता है। क्या करेगा, वो अभिलंब से दूर हटता है। इतना ना हम एंगल आई बढ़ा दिए हैं, कि इतना बहुत ज़्यादा दूर हट गया है, तो क्या करेंगे, एंगल आर तो बहुत बड़ा हो जाएगा एकदम। इससे अभिलंब से जो अपवर्तित किरण है ना, घुसिया गया, कह बहुत दूर चले जाएंगे तुमसे, तो ये घुसिया के चला गया कहाँ पे, एकदम बहुत दूर चला गया, तो यही एंगल आर बन गया। अब देखिए, अभी दूसरका माध्यम में प्रवेश ही नहीं किया, दूसरका माध्यम में गया ही नहीं, पहिलका से पहिलके में चला गया, तो क्या हो गया, पहिलका से पहिलके में चला गया, तो यही पूरा आंतरिक परावर्तन हो गया। तो यहाँ पे लिखा का है, यहाँ पे क्रांतिक कोण से जस्ट तनी मनी बढ़ाए हैं। क्रांतिक कोण क्या था, वह कोण जिस पर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब आई इतना कोण बनाए कि अपवर्तन होने के बाद आई कोण इतना डिग्री का बने कि अपवर्तन होने के बाद वह प्रकाश की किरण क्या करे, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना के निकल जाए, तो क्रांतिक कोण। और तनियों मनी बढ़ा दिए क्रांतिक कोण से इसका आई एंगल जो है तनियों मनी क्रांतिक कोण से बढ़ाएंगे, बबुआ क्या होगा, निकल जाएगा एकदम सराख से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही परावर्तन हो जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। क्या हो रहा है, क्रांतिक कोण। देखिए यहाँ पे एक बार और समझा रहे हैं, यहाँ पे डेंस माध्यम है, बस इस माध्यम को बनाइए न, नहीं तो गुजा जा रहा है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेंस माध्यम है, ये है आपका क्रांतिक कोण। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अभिलंब। ठीक, अभिलंब के साथ ये अपवर्तित किरण 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो 90 डिग्री का जब एंगल बना लिया तो यहाँ पे आई जो है, आई किसके बराबर हो गया, सी के बराबर, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। अब तनियों मनी क्रांतिक कोण से है एंगल बढ़ाएंगे, तनियों मनी बढ़ाएंगे तो है अपवर्तित किरण जो है और ही निकल जाएगा बहरी। क्या करेगा, बहरी खिसिया के भग जाएगा। तो यही जब भग जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं कि ये अपवर्तन नहीं हुआ, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक, तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब क्रांतिक कोण से तनियों मनी एंगल बढ़ाएंगे, तनी मनी ऊपर उठेगा, तनी मनी और ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे होता है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा का है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, सी से जब अधिक हो जाता है आई का मान, तो यही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। और
तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चल जाती है। मतलब है जिसमें से आई थी, है या तेल था या पानी था, तो पानी में से आई थी पानी में चली गई, पानी में आई थी और पानी में चली गई, समझ रहे हैं ना। तो यही जो है पुनः उसी माध्यम में चली गई। किस माध्यम से आई थी? पानी से आई थी प्रकाश की किरण और पानी में ही चली गई, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यही घटना है, ये जो हम देख रहे हैं, इसका जो नखरा है ये देख रहे हैं, यही घटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी पे वाईफाई काम करता है। उसमें इस एंगल पे प्रकाश को उस पाइप में, पतला सा पाइप हो जो पीले कलर का रहता है ना, उसमें इस एंगल पे प्रकाश को डाला जाता है। इंटरनेट जो है वो क्या है? एक लाइट वेव है। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? प्रकाश ही होता है यार। हम बताए थे आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिंदी में अर्थ होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, समझ रहे हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल में इंटरनेट जो है प्रकाश के रूप में आता है आपके पास, ठीक। तो ये जो वाईफाई में पतला सा पाइपो लगा रहता है ना, उसमें क्या होता है? एक लेयर होता है। मतलब ऐसे जाता है प्रकाश का किरण तो ऐसे तुरंत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वैसे परावर्तित होते होते निकल जाता है तो दूर तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, समझ रहे हैं। तो आपके घर तक ऐसे प्रकाश को लाया जाता है। प्रकाश मतलब इंटरनेट को, ठीक। तो वही होता है वाईफाई में यही होता है। ये समझ में आया होगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब एंगल आई को क्रांतिक कोण से बढ़न बना देते हैं, तब क्या होता है? प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पहिलके में वापस चली जाती है, पहिलका के पास फिर से वापस चली जाती है। तो क्या हो जाता है? यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जा रही थी किसी आके, जा रही थी पहिलका से दूसरे का के पास, लेकिन क्या कि फिर वापस लौट आई। कहाँ से किसको एहसास हो गया कि हम गलती कर रहे हैं, तो पहिलका से जाके बोल रही है कि हमको फिर से वापस ले लो, तो वापस चलिए। समझ में आ गया? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण का मान, एंगल आई का मान क्या होता है? एंगल आई का मान क्रांतिक कोण से तनियों मनी बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश की किरण दूसरका के पास ना जाके पहिलके के पास चली जाती है। उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को, इसी नखरे को, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस जो चश्मा में लगाते थे गांधी जी, तो चश्मा उनका कैसे बना था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर ललटेन लगाते हैं तो वो कैसे बना होता है ये समझेंगे। ललटेन मतलब समझते हैं ना, चश्मा, तो कैसे बना होता है इन सब के बारे में समझेंगे। अब अगले चैप्टर में आएगा आंखों के रोग के बारे में। देखिए बाबू, इसके बाद हम अभी केमिस्ट्री नहीं चालू करेंगे। इसके लिए सॉरी, काहे से कि ये जो अगला चैप्टर आने वाला है ना, इसी चैप्टर से एकदम रिलेटेड है, तो उसको पढ़ा लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक। मतलब फिजिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ये समझ में आएगा कि हम काहे लिए 2 चैप्टर एक बार पढ़ा रहे हैं। जाके देखिएगा आप दूसरा चैप्टर फिजिक्स का क्या दिया है। उसमें आंखों के बारे में दिया है, प्रकाश के बारे में दिया है, पहिलकों में प्रकाश के बारे में दिया। तो एक दूसरे से दोनों चैप्टर वो एकदम लिंक हैं, सब जुड़े हुए हैं सब। तो क्या करेंगे, दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों को एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।